Assalamu alaikum. If you are preparing for CSS or PMS, then you are on right platform. You are watching Voice of Aspirants. This platform is for CSS PMS preparation, a platform that provides you lectures, books, notes, and evaluation without any cost. To join our WhatsApp group, the number is given 0334 090 1025. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. This is Tahir Abbas, and we are going to discuss compulsory subject number two, which is very important. It lags behind the, you can say, English essay. और आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेसी और कंपोजिशन को। लेक्चर नंबर वन। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि एफपीएससी ने प्रेसी और कंपोजिशन या कंप्रीहेंशन का जो पेपर है वो किस तरह सेट किया है और इसमें वो क्या डिमांड करते हैं, उनकी डिमांड क्या होती है वो प्रेसी और कंपोजिशन के पेपर में। तो जो एग्जामिनेशन इन दिस सब्जेक्ट विल बी बेस्ड अपॉन अ पेपर कैरिंग 100 मार्क्स टू द टेस्ट द कैंडिडेट्स एबिलिटीज टू हैंडल। अब बेसिकली वो प्रेसी के पेपर में जो आपका 100 मार्क्स का होता है उसमें वो आपकी जो एबिलिटीज चेक करते हैं, वो आपकी प्रेसी राइटिंग को चेक करते हैं, आपकी रीडिंग कम्प्रीहेंशन को चेक करते हैं, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेक करते हैं और ट्रांसलेशन और लास्टली ग्रामर एंड वोकैब को यूज करते हैं। जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है, जो आपकी आइडियाज, राइटिंग, एक्सप्रेशन वगैरह, वो आपका ऐसे में चेक हो जाता है। और जो प्रेसी और कंपोजिशन के पेपर में वो आपकी ये फॉलोइंग चीजें जो मैंने मेंशन की हैं 5 वो चेक करते हैं। ठीक है ना? क्या आपकी क्या एबिलिटी है, आप किस तरह प्रेसी राइट करते हैं, आपकी कम्प्रीहेंशन क्या, आपका लेवल क्या है कम्प्रीहेंशन का, और सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है या नहीं है, ट्रांसलेशन होती है उर्दू से इंग्लिश, और लास्टली ग्रामर एंड वोकैबुलरी। सो पार्ट 1 मैंने इसको डाइसेक्ट किया है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 में। तो सबसे पहले जो पहला पार्ट होता है, या आप इसको 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। पार्ट 1 आप एमसीक्यूज़ बना लें और जो पार्ट 2 होता है वो बेसिकली सब्जेक्टिव पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता। तो पार्ट 1 में क्या होता है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। आपके पास 20 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आएँगे, 10 सिनोनिम्स होते हैं और 10 ही एंटोनिम्स होते हैं। उनमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होती है, यानी कि यू आर गिवन 4 ऑप्शंस एंड यू हैव टू करेक्ट, यू हैव टू क्लिक 1। आपने उसको एक को जो राइट है आपके नज़दीक, उसको आपने क्लिक करना होता है या आपने फिल करना होता है वहाँ पे। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए आपको क्या करना चाहिए, पार्ट 1 के लिए जो 20 मार्क्स के होते हैं, पर्सनल व्यू मेरा यही है कि जब आप तैयारी करेंगे, आप डॉन न्यूज़ पढ़ते हैं, वोकैब पढ़ते हैं, तो आपकी ये तैयारी हो जाएगी। लेकिन इस पे आपने अपना टाइम ज़्यादा खर्च नहीं करना, ठीक है ना? इसको सर दर्द नहीं बनाना, आपने इसको हेडेक नहीं बनाना, क्योंकि आप जितना भी इसको याद कर लेंगे ना, आपके जो एवरेज ठीक हो जाएँगे। आपके 10 से 12 मैक्सिमम जो 14-15 ठीक हो जाते हैं। तो बजाय इसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाने के, आप कोशिश करेंगे आप प्रेसी पे टाइम लगाएँ, आप कम्प्रीहेंशन पे टाइम लगाएँ, आप अपनी करेक्शन पे टाइम लगाएँ या आप ट्रांसलेशन पे लगा लें। क्योंकि ये इंसान की एक मेंटल कैपेबिलिटी भी होती है कि वो 4000 से 5000 वर्ड्स जो हैं वो 10-20 नंबर के लिए उसके पीछे पड़ जाए हाथ धो के और बाकी चीज़ें साइड पे कर दे, तो फिर ये अनबैलेंस हो जाता है। सीसस में जो बैलेंस अप्रोच काम करती है कि आपने चीज़ों को बैलेंस वे में लेके चलना होता है। आप इसको पकड़ के बैठ जाएँगे, आप परेशान हो जाएँगे कि मैं कैसे जीआरई की लिस्ट को प्रिपेयर करूँ। तकरीबन 4000 वर्ड्स हैं या 5000 वर्ड्स हैं, वो मुझसे याद नहीं होते, तो मैं इसको सरदर्द बना लूँ कि मैंने ये याद करने ही करने हैं। तो इसको रूटीन वाइज़ लेके चलें, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मुझे मुश्किल वोकैब नहीं आती तो मैं जो प्रेसी का पेपर है या कम्प्रीहेंशन जिसको कहते हैं साथ में, उसका पेपर सॉल्व नहीं कर सकता, अटेम्प्ट नहीं कर सकता। तो आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को तैयार करें, ठीक है, एवरेज तैयार करें, इस पे ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप पर डे क्या करें, 20 वर्ड्स या मैक्सिमम 25 वर्ड्स को तैयार करें, ठीक है ना? सुबह उठ के सबसे पहले जो काम आप अक्सर क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। लेकिन मेरे सर भी कहते थे और मेरी भी ये राय है कि आप जो रट्टे वाली चीज़ें हैं ना, कुछ पार्ट सीसस का रट्टे में भी है, ठीक है ना? कुछ चीज़ें आपको मेमोराइज़ करनी होती हैं। मिसाल के तौर पे आयत्स होगी, ठीक है ना? आपने इडियम्स को याद करना है, पेयर ऑफ वर्ड्स को याद करना है, फ्रेज़ल वर्ब को याद करना है।
तो वो आप क्या किया करें, आपने कोट्स याद करने होते हैं, वो आप सुबह उठ के जब आप फ्रेश माइंड होता है ना आपका, तो आपने उस वक़्त याद करने हैं। जो ये जितना भी टाइम है, ये शेर या पंजाबी के शेर याद करने हैं, सिंधी के शेर याद करने हैं, जो भी है आपका पार्ट। तो ये सबसे पहले सुबह फ्रेश जब आपका माइंड फ्रेश होता है, ओपन होता है, तो उस वक़्त तैयार करें। तो मेरा एडवाइस यही है आपको कि आप सुबह उठ के 20 वर्ड्स जो आपकी जीआरई की लिस्ट है, उसकी प्रिपेयर करें और उसको अपनी राइटिंग में लेके आएँ। ब्रिंग दिस इंटो योर राइटिंग प्रैक्टिस। जितना आप इसको राइटिंग प्रैक्टिस में लेके आएँगे, आपको वो वर्ड्स याद रहेंगे। इसके अलावा मैं खुद क्या करता था कि मैं डॉन न्यूज़ पढ़ता था, तो उसमें मैंने एक साइड पे नोट्स बनाए हुए थे, वोकैब के। जो मुश्किल लफ्ज़ होता था, उसको लिख लेता था। बाद में मीनिंग सर्च कर ली। तो जितने भी आप ओपिनियन आर्टिकल्स पढ़ते हैं, एडिटोरियल पढ़ते हैं, तो वहाँ से आप वोकैब को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो आपको लगता है कि इसका मीनिंग मुझे नहीं आता और ये सीसेस के जो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के पार्ट में आ सकते हैं, तो आप उसको सेपरेट नोट्स बना लें। और इसी तरह आप सुबह उसको पढ़ें, दिन में आप प्रैक्टिस करें उसको, जब आप बोल रहे हैं किसी के साथ, तो उन वर्ड्स को यूटिलाइज़ करने की कोशिश करें। तो ऑटोमैटिकली वो आपकी राइटिंग में आ जाएँगे, जब आपकी राइटिंग में आ जाएँगे, तो वो उसको आप ईज़िली याद कर सकते हैं। सुबह याद करेंगे तो क्या होगा, शाम को आप एक दफ़ा उसको और रिवाइज़ कर लें, तो इससे अच्छा हो जाएगा प्रिपेयर। पार्ट 2 पार्ट 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब कुछ राय हैं, इनको आप क्या कह सकते हैं, आप मिथ भी कह सकते हैं, स्टीरियोटाइप्स भी कह सकते हैं और कुछ इसमें रियलिटी भी है। वो ये है कि जो बंदा प्रेसी राइटिंग में फ़ेल होता है, वो प्रेसी एंड कंपोज़िशन का पूरा पेपर ही फ़ेल कर देता है। कुछ कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं कि अगर प्रेसी आपकी पास नहीं भी हुई और अब बाकी आपका एग्रीगेट 40 प्लस बन गया है, 40 तक बन गया है, तो आप प्रेसी का पेपर ईज़िली पास कर जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों की कॉन्ट्रेरी टू दिस उनकी राय ये है कि अगर आप प्रेसी का जो आपका पोर्शन है 20 मार्क्स का, उसमें अगर आप पास नहीं हो सके, यानी कि आपने 8 मार्क्स या 7 मार्क्स आपने ऑब्टेन नहीं किए, तो आपका पूरा पेपर फेल हो जाता है। सो प्रेसी राइटिंग इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेसी एंड कंपोज़िशन पेपर। तो प्रेसी में पार्ट 2 में क्या होता है कि आपको एक केयरफुल सिलेक्टेड पैसेज विद एन ओरिएंटेशन ऑफ जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग एंड इनफ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर compression shall be given for precising and suggesting an appropriate title। आपको एक पैसेज दिया जाएगा, एप्रोप्रिएट पैसेज होता है, इसमें ये नहीं होता कि कोई ज़्यादा फिलॉसफिकल होता है। कुछ ट्रेंड अभी चेंज हो रहा है, उसमें ज़्यादातर फिलॉसफिकली वो पैसेज दे देते हैं, फिलॉसफिकल पैसेज होते हैं, लेकिन टेक्निकल नहीं होते। कि आप वो ये नहीं होगा कि उसको इंजीनियरिंग की जो टर्म्स हैं उसमें वो यूज़ हुई हों। इसमें मतलब प्रोफ़ेशनलिज़्म वाले वर्ड्स यूज़ नहीं होते, टेक्निकल नहीं होते, बल्कि जेनेरिक होते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, फिलॉसफिकल भी होते हैं। तो आपने उसको क्या करना होता है, उसको आपने प्रिसाइज़ करना होता है, उसकी प्रेसी लिखनी होती है और आपने एक एप्रोप्रिएट टाइटल सजेस्ट करना होता है। आउट ऑफ 20 मार्क्स एलोकेटेड टू द क्वेश्चंस, 20 मार्क्स को इस क्वेश्चन के होते हैं, 15 शैल गो टू द प्रिसाइजिंग एंड 5 टू सजेस्टिंग द टाइटल। 15 मार्क्स जो आपके होंगे वो प्रिसाइजिंग के जाएँगे, जो आप प्रेसी राइटिंग लिखेंगे, और जो आपके 5 या 5 मार्क्स जो होते हैं वो आपके टाइटल के होते हैं। इसी तरह पार्ट 3 कह लें, रीडिंग कम्प्रीहेंशन होती है। इसमें ये भी 20 मार्क्स का ही होता है। जिस तरह प्रेसी 20 मार्क्स की होती है, इस तरह रीडिंग कम्प्रीहेंशन भी 20 मार्क्स की होती है। A carefully selected passage that is rich in substance but not very technical or discipline specific shall be given, followed by 5 questions each carrying 4 marks। आपको एक पैसेज दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा, जो कि लाइक प्रेसी टेक्निकल नहीं होगा, डिसिप्लिन स्पेसिफिक नहीं होगा। उसमें आपको नीचे 4 क्वेश्चंस दिए 5 क्वेश्चंस दिए जाएँगे और आपने वो अटेम्प्ट करने हैं, उसी में से देख के। आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इसमें बेसिकली चेक किया जाता है और हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं, टोटल 20 मार्क्स। सेंटेंस करेक्शन, इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि मुफ्त में आपको नंबर देता है अगर आप सेंटेंस करेक्शन कर जाते हैं। तकरीबन 5 सेंटेंस करेक्शन आपने करने होते हैं, जिसके 10 मार्क्स होते हैं। The sentences shall be given each having a clear structural flaw in terms of grammar or punctuation। उसमें ग्रामर की मिस्टेक हो सकती है, कुछ पंक्चुएशन की मिस्टेक हो सकती है, आपने उसको सही करना है, सही करके लिखना होता है, तो आपको अल्टीमेटली एक सेंटेंस के 2 मार्क्स मिल जाते हैं।
The candidate shall be asked to rewrite them with really needed correction only without making unnecessary alterations. ये नहीं कि आपने सेंटेंस को बिल्कुल तोड़ मोड़ के लिख देना है या कोई अपनी अपनी तरफ से उसमें कोई और चीज ऐड कर देनी है, नहीं, बल्कि जो उसने फ्लॉ दिया हुआ है उसी फ्लॉ को दुरुस्त करके आपने नीचे उसको लिख देना है। 10 मार्क्स इसके होते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स भी होते हैं, तकरीबन 5 पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं। पेयर्स shall be given of seemingly similar words with different meanings generally confused in communication। आप इस तरह करेंगे, दो ट्विन्स भाई होते हैं, आपने उसमें डिफरेंशिएट करना होता है। तो और आपने जब डिफरेंशिएट करना तो उनको क्या करना है, सेंटेंसेस में एक्सप्लेन करके लिखना होता है। पेयर ऑफ वर्ड्स मीन वो नज़र एक जैसे आते हैं, थोड़ी स्पेलिंग की फ़र्क होगा, लेकिन उनके मीनिंग्स बिल्कुल चेंज होते हैं। तो उसको आपने डिफरेंशिएट करके लिखना है सेंटेंसेस में। यूज़ ऑफ प्रेपोज़िशन और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आते हैं। कभी-कभार वो प्रेपोज़िशन दे देता है, उसके साथ कभी-कभार डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे देता है। अब वो 5 से 10 प्रेपोज़िशन भी दे सकता है और 5 से 10 डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी दे सकता है। प्रेपोज़िशन क्या होती है, वो सेंटेंस गिवन होगा और प्रेपोज़िशन की जगह पे वो फिल इन द ब्लैंक्स होगा। तो वो आपने वो जो राइट एप्रोप्रिएट प्रेपोज़िशन है वो आपने उसके साथ लगानी होती है, ठीक है ना? तो अब जाके आपका सेंटेंस जो है वो ठीक हो जाता है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट देने के 2 तरीके हैं। जो पिछले ट्रेंड थे उसमें क्या वो सेंटेंस देता था, यानी कि एक सेंटेंस डायरेक्ट सेंटेंस दिया और उसको आपने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना था। लेकिन जो पिछले ट्रेंड आ रहा है 22-23 या 21 देख लें, तो उसमें वो पैसेज दे रहा है, एक पूरा पैराग्राफ देता है डायलॉग की सूरत में और उसको क्या हमने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। थोड़ा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है पैराग्राफ को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना। यहाँ पे मैं एक चीज़ मिस कर गया हूँ, वो है पंक्चुएशन। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा बगैर पंक्चुएशन के, उसने आपने क्या करना है उसको पंक्चुएट भी करना होता है। वो तकरीबन 5 मार्क्स का होता है या 10 मार्क्स का होता है। और लास्ट पे क्या होता है, ट्रांसलेशन। उर्दू का एक पैराग्राफ आपको दिया जाता है और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है। 10 short Urdu sentences involving structure, composition, significant terms and figurative idiomatic expressions shall be given to be accurately translated into English। मुहावरतन बातें, मुहावरतन sentences दे सकता है, पैराग्राफ भी दे सकता है, 10 शॉर्ट उर्दू सेंटेंसेस भी दे सकता है। ठीक है ना? तो उसको आपने क्या करना है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। ये होता है बेसिकली प्रेसी एंड कंपोजिशन का पेपर। अच्छा जो लिखारी है या जो अच्छा इंग्लिश लिख लेता है, जिसको अच्छी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है, वो इस पेपर में 60 टू 70 मार्क्स ऑब्टेन कर जाता है। कुछ लोग पिछले टॉपर्स देखें तो 40 तक जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम ये जो सब्जेक्ट है जिसकी अच्छी इंग्लिश है, जिसको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है, वो 60 टू 70 तक चले जाते हैं। So, first of all, let's discuss प्रेसी राइटिंग। व्हाट इज प्रेसी राइटिंग? प्रेसी राइटिंग क्या होती है? बड़े लोग घबराए हुए होते हैं, प्रेसी राइटिंग का पेपर बड़ा मुश्किल होता है और फेलियर में सेकंड नंबर पे आता है सीएसएस में कि फर्स्ट नंबर पे, ऐसे फेलियर ज्यादा होते हैं ऐसे में और सेकंड में प्रेसी राइटिंग में। तो हम प्रेसी राइटिंग को समझने की कोशिश करेंगे। प्रेसी राइटिंग होती किस तरह है, प्रेसी राइटिंग को करने की टेक्निक्स क्या होती हैं और एक गुड प्रेसी राइटिंग की निशानी क्या होती है। सो लेट्स डिस्कस प्रेसी राइटिंग। First of all, we need to know what pressy is. The word pressy is pronounced as pressy। अगर इसको हम देखें वैसे एक नॉर्मल बंदा लेमैन पढ़े तो वो क्या पढ़ेगा, प्रेसिस या प्रेसिस। तो लेकिन ये पढ़ी जाती है प्रेसी। द लैटिन वर्ड प्रेसाइड्री, ये इसका मतलब बिफोर एंड सिडरी का मतलब है कट ऑफ। ये बेसिकली लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, लैटिन से फ्रेंच में और फ्रेंच से फिर इंग्लिश में आया है। इसका मतलब है मीन्स टू कट ऑफ इन फ्रंट, ठीक है ना? लेकिन सिंस इट्स अब्जॉर्प्शन इन इंग्लिश लैंग्वेज इट्स मीनिंग हैज अंडरगॉन सम चेंजेस। पहले इसका मतलब था टू कट ऑफ इन फ्रंट, लेकिन जब ये टर्म इंग्लिश में आई है, इंग्लिश लैंग्वेज ने इसको अडॉप्ट किया है, तो इसमें सम चेंजेस आई हैं, कुछ इसमें तब्दीलियां आ गई हैं। तो अब जो प्रेसी का मतलब है वो बेसिकली प्रिसाइज है, डेफिनेट है, कंसाइज है और एग्जैक्ट है। प्रिसाइज बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना, मुख्तसर करके लिखना, ठीक है ना? और एग्जैक्ट वही लिखना, डेफिनेट मीन लिमिटेड लिखना। प्रेसी राइटिंग द चैम्बर्स 20
century dictionary defines it as a precise or abridged statement. A precise मुख्तसर बात, ठीक है ना? एक होती है लंबी-चौड़ी बात करना, ठीक है ना? लेकिन उसका जो अपोज़िट होता है, जो अपोनेंट होता है, उसको जो एंटोनिम्स कह सकते हैं, वो प्रिसाइज़ होता है, ये कंसाइज़ होता है। बजाए कि आप कहानियाँ छोड़ें, लंबी-लंबी बातें छोड़ें, लेकिन इसके बजाय आपने क्या करना है प्रेसी राइटिंग में बिल्कुल प्रिसाइज़ लिखना है, बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना है और लिमिटेड लिखना है। Précis, as used in English language today, denotes a clear, precise, brief, accurate, and well connected abstract summary or gist of written or spoken matters. बिल्कुल ब्रीफ करके, बिल्कुल टू द पॉइंट करके, क्लियर, वेल कनेक्टेड करके जो कोई भी बोल रहा है या कोई लिख रहा है, उसने पैराग्राफ लिखे हुए हैं, उसको आपने टू द पॉइंट उसका जो गिस्ट है, निचोड़ लिखना उसको क्या कहते हैं? उसको प्रेसी राइटिंग कहते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल आपने वही पैराग्राफ का एसेंस भी वही रहेगा, उसका जो मतलब मकसद है लिखने का वो भी वही रहेगा, लेकिन वो डेफ़िनिट हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा, वो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा, जो आपने उसको वेल कनेक्ट करके लिखना है। Its utility has been amply recognized and emphasis is being laid on the development of faculty to write a precise. Precise का डोमेन बढ़ रहा है। पहले ये जो प्रेस ही थी, ये पहले फैकल्टी में नहीं थी मतलब एजुकेशन फील्ड में नहीं थी। जब इन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस देखी तो फिर एज़ अ ग्रेजुएशन में भी इंट्रोड्यूस करवा दिया, मस्ट कर दिया कि आपने इंग्लिश के पेपर में प्रेस राइटिंग को पास करना है तो आप इंग्लिश का पेपर पास करेंगे। सो जो प्रेस को करने का तरीका है, कोई साइंटिफिक फ़ॉर्मूला नहीं है, कोई साइंटिफिक उसने कोई साँच नहीं बना दी, जिस तरह वो ईंट साँच में बनती है, तो उसका एक प्रॉपर फ़ॉर्मूला होता है। और ऐसे का भी एक प्रॉपर फ़ॉर्मूला है। लेकिन प्रेसी राइटिंग इज़ मोर एन आर्ट देन अ साइंस। एक आर्ट है, जो कि बंदे में होता है, जो बंदा खुद डेवलप करता है, उसमें जो आर्ट स्किल्स होती हैं, वो खुद डेवलप करता है। ठीक है ना? विद पैसेज ऑफ टाइम। अब पोएट्री क्या है? पोएट्री एक साइंटिफिक फ़ॉर्मूला नहीं है, हर बंदा इसको नहीं कर सकता। पोएट्री एक आर्ट है। लाइक दिस प्रेसी राइटिंग इज़ आल्सो लाइक एन आर्ट, नॉट लाइक अ साइंस। ये इस साइंस की तरह नहीं, साइंस में क्या होता है? साइंटिफिक मेथड के तहत वो फ़ॉर्मूला बनाते हैं और फ़ॉर्मूले के तहत चीज़ें बनाते हैं। आर्ट में क्या होता है? आर्ट में बेसिकली आप टेक्नीक्स को डेवलप नहीं करते, मतलब ये ऑटोमैटिकली डेवलप होती हैं, आप जब प्रैक्टिस करते हैं, जब आपके इनर इंटेंशन होती है ना, जो विल होती है, तो उससे ये डेवलप होता है एक आर्ट। तो प्रेसी राइटिंग इज़ लाइक एन आर्ट। इसका मकसद क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्या होता है? यूटिलिटी क्या होती है प्रेसी राइटिंग की? प्रेसी राइटिंग को सीएसएस के पेपर में इंट्रोड्यूस क्यों करवाया गया? इसका मकसद बेसिकली होता है कि ब्रिंग आउट फेथफुली द सैलिएंट और मेन आइडिया, थीम और मीनिंग ऑफ एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, राइटिंग अ स्पीच इन अ कंसाइज, clear, simple, coherent and natural language while preserving the spirit of the original document या कोई भी आपने चीज़ पढ़ी है। इसका मकसद बेसिकली यही होता है कि जो एक आपने असल में आप देखें ना, आप जब यू आर वाचिंग अ मूवी या आपने कोई मूवी देखी है 3 आवर्स की या 6 आवर्स की, जितनी भी मूवी होती है, आई डोंट नो, आई थिंक 3 आवर्स की होती है। तो यू हैव वॉच्ड अ मूवी एंड समवन आस्क्स टू टेल हिम हर अबाउट द मूवी, तो व्हाट वुड यू टेल? आप क्या बताएँगे? आप वो 3 आप उसको नहीं कहेंगे कि आप बैठे मैं आपको 3 घंटे की मूवी बताता हूँ, उसके पास टाइम नहीं है। वी आर लिविंग अ बिज़ी लाइफ, ठीक है ना? आप मसरूफ़ ज़िंदगी में रह रहे हैं, किसी के पास टाइम नहीं होता कि वो आपकी कंप्लीट बात को सुने। तो आप क्या करते हैं, आप उसके मूवी में उसको मेन बातें बता देते हैं कि ये हीरो था, ये हीरोइन थी, ये स्क्रिप्ट था और इस तरह स्टार्ट हुआ, इस तरह दरमियान में बात हुई और लास्ट में क्लाइमेक्स हुआ और एंड हो गया। तो आप मुख्तसर करके, कंसाइज़ करके, क्लियर करके बात बताते हैं, करेक्टेड चीज़ें करते हैं, लेकिन आप वो 3 घंटे की बात नहीं बताते। आप उस बंदे को 3 घंटे की मूवी आप 15 मिनट में या 20 मिनट में बता देते हैं। व्हाइल उस मूवी का जो स्पिरिट है वो वही रहता है जो ओरिजिनल था। लेकिन आप क्या करते हैं उसको प्रिसाइज़ करके, उसको कंसाइज़ करके बता देते हैं। इन द सेम वे लाइक मूवी प्रेसी राइटिंग भी इसी तरह है। आपने कोई भी ओरिजिनल पैराग्राफ है, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट मिला है, उसको प्रिसाइज़ करके, उसको बिल्कुल कंसाइज़ करके, क्लियर करके, सिंपल अल्फाज़ में, उसमें कोहेरेंसी होनी चाहिए, उसमें नेचुरल लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए। आपने उसको डेफ़िनेट लिमिटेड नंबर में या लिमिटेड लिमिटेड पैराग्राफ में, लिमिटेड सेंटेंसेस में लिखना होता है। ये बेसिकली प्रेसी राइटिंग होती है और ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। सेकेंडली
जब आप सीएसपी बनेंगे, सिविल सर्वेंट पाकिस्तान या कोई भी इंडियन सिविल सर्वेंट बनता है, तो क्या होते हैं, दे आर मच बिज़ी। आप देखते हैं उनके पास टाइम नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, ठीक है ना? उनको एक चीज़ हैंडल नहीं करनी होती। फॉर एग्ज़ाम्पल एक अगर डिप्टी कमिश्नर है या एसी है, असिस्टेंट कमिश्नर है, तो उसको पूरे ज़िले का, पूरे डिस्ट्रिक्ट को ओवरव्यू करना है। बजाए अब वो फाइलों में बैठा रहे, उसने बाहर फील्ड में भी आना है। तो क्या होता है, प्रेसी राइटिंग बेसिकली दे हैव टू डील विद अ प्लेथोरा ऑफ फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स एंड correspondence, all sort of written exercise. Hence, the need for short, vivid and well-connected narrative documents. अब वो पूरी फाइल्स नहीं पढ़ेगा बैठ के, या अगर उसने जो सीनियर अफ़सरान हैं उसको अगर कोई फ़ाइल भेजनी है, तो वो पूरी फ़ाइल में वो सारी बातें नहीं लिखेगा, ठीक है ना? बड़े-बड़े पैराग्राफ करके नहीं लिखेगा, बल्कि वो टू द पॉइंट बातें लिखेगा अपने सीनियर को, या उसका जो जूनियर है, वो एसी साहब को अगर कोई रिपोर्ट पेश कर रहा है, तो वो टू द पॉइंट लिखेगा, क्योंकि एसी साहब के पास तो टाइम ही नहीं है, ठीक है ना? कि वो बैठ के पूरी रिपोर्ट्स पढ़े। तो वो चलते-फिरते भी वो आप देखते हैं कि वो फ़ाइल्स चेक कर लेता है, या वो फ़ाइल लिख के दे देता है। तो इसलिए इस जो प्रेसी राइटिंग को इनकॉर्पोरेट किया गया सीएसएस के एग्ज़ाम में, या इसका जो यूटिलाइज़ेशन है, या जो ऑब्जेक्टिव है, या इसकी इम्पोर्टेंस है प्रेसी राइटिंग की सीएसएस के एग्ज़ाम में, या जनरली, वो ये होता है कि ये आपको शॉर्ट टाइम में आपको फुल क्रैक्स बता देती है असल चीज़ का, और ओरिजिनल चीज़ का स्पिरिट भी वही रहता है। आप उसमें अल्टरेशन भी नहीं आती, उस आइडियाज़ में चेंजिंग भी नहीं आती, और आप क्या शॉर्ट कर देते हैं उसको, क्लियर करके दे देते हैं उस नैरेटिव को, उस डॉक्यूमेंट को। वो जो प्रेसी राइटिंग का आर्ट है, इसको हम किस तरह एक्वायर कर सकते हैं? उसके लिए आपको पेशेंस की चाहिए ज़रूरत होती है, परसेवरेंस एंड कंसिस्टेंट एक्सरसाइज ऑफ राइटिंग। जब तक आप सब्र तहम्मुल का मुज़ाहिरा नहीं करेंगे, आप अपनी प्रैक्टिस के साथ कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। ये नहीं कि आपने एक प्रेसी को अटेम्प्ट किया और आप समझेंगे कि आपको प्रेसी अटेम्प्ट करने का तरीका, या आप माहिर हो गए हैं, एक्सपर्ट हो गए हैं, एडेप्ट हो गए हैं, तो ये आपकी भूल है। ठीक है ना? सो यू आर लिविंग इन फूल पैराडाइज़, ठीक है ना? तो इस ये क्या करता है, ये आपको पेशेंस डिमांड करता है, परसेवरेंस डिमांड करता है, आपने मुस्तकिल मिज़ाज के साथ रहना है, आपने कंसिस्टेंट एक्सरसाइज़ करनी है, यानी कि राइटिंग प्रैक्टिस करनी है प्रेसी की, तब जाके आप इस स्किल को एक्वायर कर सकते हैं। सो एसेंशियल्स ऑफ प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग के एसेंशियल्स क्या होते हैं? कौन-सी चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पे प्रेसी राइटिंग खड़ी हुई है? अब एक डिग्री लेते हैं ग्रेजुएशन की, तो उसके एसेंशियल क्या होते हैं कि आपने 42 या 45 या 46 जो सब्जेक्ट्स हैं, उनमें आपने उसको पास करना है। उसमें आपका सीजीपीए एटलीस्ट 2.5 या 2 होना चाहिए, ठीक है ना? और आपके तमाम सब्जेक्ट्स पास होने चाहिए, तब जाके आपको डिग्री मिलेगी ग्रेजुएशन की, मास्टर की या पीएचडी। तो इसी तरह प्रेसी राइटिंग के भी कुछ ना कुछ एसेंशियल्स होते हैं, जिनके बगैर प्रेसी राइटिंग मुमकिन नहीं है। So first of all, we will discuss by order. First of all, we are going to discuss completeness. नाम से जाहिर है, नाम इंडिकेट कर रहा है कि कंप्लीट चीज होनी चाहिए। द प्रेसी ऑफ अ गिवन पैराग्राफ शुड बी द फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आइडियाज ऑफ द ऑथर इन योर ओन ब्रीफ एंड इन सिंपल लैंग्वेज। आपने जो ऑथर का पैसेज है उसको चेंज नहीं करना, उसका एसेंस चेंज नहीं करना, ठीक है ना? बजाए उसको तोड़ना नहीं है, उसको मरोड़ना नहीं है, बल्कि वही आइडियाज़ को आपने क्या करना है, अपने ही अल्फ़ाज़ में ब्रीफ़ करके और सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है ना? और बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। नो मटीरियल फैक्ट्स और पॉइंट्स शुड बी ओमिटेड। या उसने आइडियाज़ दिए हुए हैं, उसने मटीरियल फैक्ट्स या फिगर्स दिए हुए हैं, तो उसको, या उसके आर्गुमेंट्स हैं, उसको आपने ओमिट नहीं करना, आपने उसको नज़रअंदाज नहीं करना। ठीक है ना? आपने उसको अपनी लैंग्वेज में, अपनी राइटिंग में इनकॉर्पोरेट करना है व्हाइल यू आर राइटिंग प्रेसी। सो व्हाटएवर द ऑथर वांट्स टू कन्वे शुड बी ब्रॉट आउट क्लियरली। चीज़ों को आप जितना क्लियर करके लिखेंगे, उसने बेशक मुश्किल अल्फाज यूज़ किए हैं, लेकिन ये आपकी एबिलिटी है, ये आपका आर्ट है कि आप किस तरह उन मुश्किल अल्फाज को भी एक आसान सी सिंपल भाषा जिसको कहते हैं, सरल सी भाषा में या लैंग्वेज में या ज़बान में लिखते हैं। ये आपका आर्ट है, ये प्रेसी राइटिंग का जो आप में स्किल है, उस पे बेस करता है। पुटिंग असाइड अनएसेंशियल डिटेल्स, सुपरफ्लुअस phraseology एंड एम्बिगुअस वर्बोसिटी। आपने
यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड। अपने दिमाग पे ये बात बिठा लें अपने दिमाग में और लिख लें कि आपने प्रेसी राइटिंग में जितना हो सकता है आपने सिंपल लैंग्वेज को यूज करना है। आप वहाँ पे इडियम्स को नहीं यूज कर सकते। आप इडियोमैटिक एक्सप्रेशन नहीं यूज कर सकते। मुश्किल मुश्किल फ्रेज नहीं यूज कर सकते। गुलाबी जबान नहीं वहाँ पे इस्तेमाल करनी। गुलाबी जिस तरह उर्दू होती है ना, वो लखनवी उर्दू, वो वाली नहीं यूज करनी, बल्कि सिंपल जो एक आम बंदा समझ सकता है वो आपने यूज करनी है वाइल राइटिंग योर प्रेसी। ठीक है ना? द रिजल्टिंग नैरेटिव शुड गिव अ सेंस ऑफ कंप्लीटनेस। जब आप कोई भी पैराग्राफ की प्रेसी कर रहे हैं और जब आपने प्रेसी कर ली, वो आपका रिजल्ट आया है, तो वो इस तरह नहीं होना चाहिए कि जो पहले वाला पैराग्राफ है, जो ऑथर का पैराग्राफ है, उसका जो एसेंस ही खत्म कर दे, उसका सेंस ही खत्म कर दे। उसमें जो बात हुई है वो नीचे वाले में बात महसूस ही ना हो, बल्कि आपने उसको कंप्लीटनेस यही है कि वो जो ऊपर बात की हुई है, वो ज़्यादा अल्फाज में की हुई है। जो प्रेसी है, आपने बात वही करनी है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में और मुख्तसर होके। ठीक है ना? दिस इज़ कंप्लीटनेस कि उसका एसेंस खराब ना हो। जो वो बातें ऊपर कर रहा है, वही बातें आपने नीचे करनी है, लेकिन सादा अल्फाज में और मुख्तसर करके। दिस इज़ प्रेसी राइटिंग। सेकंड वन, compactness. All the ideas are produced from the original given passage should form a compact whole. The words and sentence should convey a sense of unity with each other. अब ये नहीं कि सेंटेंस कोई मतलब सेंटेंस के दरमियान यूनिटी पैदा ना हुई हो। आप पहले कोई बात और कर रहे हैं, सेकंड सेंटेंस में कोई बात और आ जाती है, वो जो बात उसमें हुई नहीं है और आप वो लिख रहे हैं। ठीक है ना? आप ऐसी राइटिंग में पैराग्राफ के अलावा कहीं भी नहीं जा सकते। आप उस वक़्त भूल जाएँ कि आपको पैराग्राफ के अलावा कोई और इंग्लिश भी आती है, या आपने कोई और पैराग्राफ पढ़ा है या आपको कोई और आइडिया आता है। आप ब्लैंक माइंड हैं, आपने वही पैराग्राफ पढ़ा है और आपके माइंड में वही पैराग्राफ है। उस पैराग्राफ के अलावा कोई पैराग्राफ है ही नहीं, क्योंकि आपने उसी पैराग्राफ को लेके चलना है। ठीक है ना? दिस इज़ कम्पैक्टनेस। थर्ड, ब्रेविटी। ब्रेविटी क्या उर्दू में उसको इख्तिसार कहते हैं। इख्तिसार निकला है मुख्तसर से। इट इज़ एन एसेंस ऑफ गुड प्रेसी राइटिंग। एक बंदे का आर्ट होता है कि उसने 2 पैराग्राफ पढ़े हैं और उसको 4 लाइन में बड़े अच्छे तरीके से उस पैराग्राफ का एसेंस ही नहीं खराब हुआ और उसने 4 लाइन में उसको बयान कर दिया है। तो ये उस बंदे का आर्ट है प्रेसी राइटिंग का। मुख्तसर आप जितना लिखेंगे, ये प्रेसी राइटिंग की एक गुड एसेंस है। और ये कैसे हासिल होता है? इट इज़ अचीव्ड बाय शिफ्टिंग एसेंशियल फ्रॉम अनएसेंशियल। आप क्या करेंगे? एसेंशियल चीज़ें लेंगे, अनएसेंशियल चीज़ें में फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे कोई एग्ज़ाम्पल्स आ जाती हैं, उसको आपने ओमिट कर देना है। आप एग्ज़ाम्पल्स अपनी प्रेसी में नहीं लिखेंगे, ठीक है ना? आपने एग्ज़ाम्पल्स नहीं लिखनी अपनी प्रेसी में। तो और रिपिटिशन भी नहीं करना। जब आप ब्रेविटी लेके आएँगे अपनी प्रेसी राइटिंग में, मुख्तसर लेके आएँगे, इख्तिसार पसंदी लेके आएँगे, तो उसमें आपने चीज़ों को रिपीट नहीं करना। यू आर नॉट सपोज्ड टू रिपीट द थिंग्स इन योर प्रेसी राइटिंग। और सेकेंडली, बाय अवॉइडिंग ऑर्नामेंटल फ्रेज। ऑर्नामेंटल डेकोरेशन वाली चीज़ें नहीं कि मैं वो गुलाबी उर्दू लिखूँ, बड़े मुश्किल-मुश्किल अल्फाज लिखूँ, गुलाबी इंग्लिश लिख ली। तो बड़े मुश्किल-मुश्किल अल्फ़ाज़ लिखूँ और जो चेकर है उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करूँ, तो आपको वो इम्प्रेस नहीं होगा, बल्कि आपको कंप्रेस कर देगा, यानी कि आपके मार्क्स रिड्यूस कर देगा। सो ब्रेविटी शुड नॉट बी अचीव्ड एट द कॉस्ट ऑफ क्लैरिटी। ये भी नहीं करना कि आप चीज़ों को मुख्तसर कर रहे हैं और आप जो मेन चीज़ है, उसको छोड़ गए हैं। ठीक है ना? आपने क्लैरिटी भी माइंड में रखनी है, यूनिटी भी माइंड में रखनी है, उसके मेन आइडियाज़ भी माइंड में रखने हैं और उसके साथ आपने ब्रेविटी लेके आनी है, यानी कि उसमें आपने मुख्तसर करना है, आपकी उसमें इख्तिसार पसंदी लेके आनी है। All the essential ideas of the author should be given clearly but briefly and concisely. 4. Clarity. One should impart clarity to what one writes. जो आप लिख रहे हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है ना? ये ना हो कि आप एम्बिगुअस कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वहाँ पे अपनी प्राइसी राइटिंग में। आपको सेंटेंसेस आपके ठीक नहीं है, आपके सेंटेंसेस में वो क्या कहते हैं कनेक्शन नहीं है, एक क्लैरिटी नहीं है, तो आपकी प्राइसी राइटिंग ठीक नहीं होगी। अदरवाइज द वेरी पर्पस ऑफ द प्रेसी वुड बी डिफीटेड। अगर आपके राइटिंग में क्लैरिटी नहीं है तो वो प्रेसी
का जो एसेंस है, जो प्रेसी का मकसद है वो खत्म हो जाएगा। The passage should be clear, unambiguous, and brief presentation of all the essential ideas and main points of the original passage. उसमें जो मेन बातें हुई हैं, एसेंशियल आइडियाज, आपने अनएसेंशियल को खत्म कर देना है। एसेंशियल आइडियाज, मेन आइडियाज को डिस्कस करना है ब्रीफली और बिल्कुल क्लियर करके और बिल्कुल कंसाइज करके, टू द पॉइंट करके। ये कब आएगा क्लैरिटी? जब आप उस मेन आइडिया को कॉम्प्रिहेंड करेंगे, जब आप उस पैराग्राफ को कॉम्प्रिहेंड करेंगे। जब आपको पैराग्राफ की समझ नहीं आएगी, मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपको प्रेसी नहीं आएगी, जब तक आप पैराग्राफ को समझेंगे नहीं। पैराग्राफ के मेन आइडियाज को नहीं समझेंगे, आप प्रेसी नहीं लिख सकते। फिर आप क्या करेंगे? वही अल्फाज को घुमा फिरा के एक पैराग्राफ बना देंगे जो कि प्रेसी नहीं होती। ठीक है ना? फिफ्थ, कोहेरेंस। इंग्लिश में मैंने आपको, जब हम इंग्लिश ऐसे को पढ़ रहे थे, तो मैंने कोहेरेंस बताया कि कोहेरेंस कोहेरेंस क्या होता है। रिपीटली आई गिव द एग्जांपल ऑफ इरफान्स ट्रेन, के डब्बा दूसरे डब्बे से मिला होता है। तो कोहेरेंस यही होती है कि आपने एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ मिला के बात करनी है। पहले वाला सेंटेंस दूसरे वाले सेंटेंस को सपोर्ट कर रहा हो, आइडियाज को सपोर्ट कर रहा हो। कोहेरेंस मीन्स अटैचमेंट ऑफ वन सेंटेंस टू अदर टू फॉर्म अ कनेक्टिव and continuous narrative, thereby achieving a compact whole paragraph. The paragraph should not give an expression of disjointed, a jumbled collection of the sentences. ये ना हो कि पहला पैराग्राफ किसी और चीज़ की, सॉरी, पहला सेंटेंस किसी और चीज़ की बात कर रहा है, सेकंड वाला सेंटेंस वो किसी और चीज़ की बात कर रहा है। उन दोनों में रब्त ही नहीं है। ठीक है ना? ये कायनात खूबसूरत है तो इसमें एक रब्त है। अगर रब्त ना हो तो ये कायनात खूबसूरत नहीं है। ठीक है ना? अगर हम एक फैमिली है तो फैमिली खूबसूरत क्यों लगती है? उसमें रब्त होता है, कनेक्शंस होते हैं, चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। इसी तरह आपका जो पैराग्राफ होता है उसके सेंटेंसेस आपस में रब्त रखते हैं, आपस में कनेक्शन रखते हैं। अगर वो कनेक्शन ही खत्म हो जाएगा और डिसजॉइंटेड चीज़ें आप लिखेंगे, तो आपका जो कोहेरेंस नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान खूबसूरत क्यों होता है? एक जो फ़र्क जो अपने हमने तारीफ़ बनाई हुई है इंसान की खूबसूरती की, कि वो उसकी हड्डियाँ बिल्कुल सही होती हैं, जॉइंट ठीक होते हैं, बिल्कुल सीधा होता है, ठीक है ना? उसके तमाम जॉइंट्स ठीक होते हैं। लेकिन एक इंसान जो किसी हादसे में उसके जो जॉइंट्स हैं वो खराब हो गए हैं या वो टेढ़े-मेढ़े हो गए हैं, तो एक जो हमने सपोज़ की हुआ है कि एक अच्छा इंसान, जो खूबसूरत इंसान ये होता है जिसको बिल्कुल कंप्लीट हो, जिसके जॉइंट्स सारे अच्छे हों, और एक डिसजॉइंटेड है तो वो खूबसूरत नहीं लगेगा। ठीक है ना? तो वो एक मज़ूर कहते हैं हम उसको, एक कंप्लीट इंसान भी नहीं कहते। ठीक है ना? तो आपने इसी तरह सेंटेंसेस में जो पैराग्राफ है उसमें क्या करना है, उसमें आपने कोहेरेंस लेके आनी है। कोहेरेंस मीन अटैचमेंट ऑफ वन सेंटेंस टू अदर, अपने आइडियाज में अटैचमेंट लेके आनी है। ठीक है ना? इट शुड बी वेल कनेक्टेड होल। नंबर सिक्स, लॉजिकल एंड नेचुरल सीक्वेंस। The main reasonable and natural order of development of a narrative in which sentences and ideas flow one after the other in an unbroken chain. चेन की तरह होते हैं बेसिकली। जब आप प्रेस लिख रहे होते हैं तो सेंटेंस क्या होते हैं, एक यहाँ पे मैंने लिखा है नेकलेस, जो उसके वो मोती नहीं होते, मोती, एक मोती तस्बीह देख लें, उसका एक मोती दूसरे के साथ जुड़ा होता है, दूसरा तीसरे के साथ जुड़ा होता है, चौथा पांचवें के साथ, इस तरह करके वो सारे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना? तो ये मोती आप सेंटेंस समझ लें। एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ लॉजिकल और नेचुरल सीक्वेंस में जुड़ा जुड़ा हुआ है। ये नहीं कि आपने जो बात लिखी है पहले वाली, वो जो ऑथर है, जो पैसेज वाला है, जो पैराग्राफ वाला, उसने कंक्लूजन में लिखी है और आप उसको पहले में लिख रहे हैं। इस तरह भी नहीं करना। आपने चेन के साथ अपने आइडियाज़ को जिस तरह उसने ऊपर डिस्कस किया है, उसी तरह आपने नीचे अपने प्रेसी में लिखने हैं। One sentence should suggest the other, and so on. The process should continue till the close. The main theme should run through the sentence like a thread through beads of necklace. जो वो औरतें हैं, वो खूबसूरती के लिए वो नेकलेस नहीं पहनती, उसके जो मोती होते हैं एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो उसमें एक भी टूट जाए ना तो वो सारा टूट जाता है, खूबसूरती ज़ाया हो जाती है। तो इस तरह आपने क्या करना है, खूबसूरती के साथ आपने ऑर्डर में सेंटेंस लिखने हैं और सेंटेंस एक दूसरे को फॉलो कर रहे हो। ठीक है ना? बिगाड़ नहीं लेके आना, डिसजॉइंटेड सेंटेंसेस नहीं लिखने प्रेसी में। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड प्रेसी। गुड प्रेसी की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? आप एक गुड प्रेसी किस चीज़ को कहते हैं? ठीक है ना? मिसाल के तौर पे अगर आपने ए ग्रेड लेना है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? आपके 80 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है ना? आप किसी भी सब्जेक्ट में
अगर 80 या 85 मार्क्स लेते हैं तो आपका ए ग्रेड बन जाता है। या आप ऐसे के पेपर में 40 मार्क्स लेते हैं तो आपका जो ऐसे पास हो जाता है। ठीक है ना? उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि 40 मार्क्स लेना। तो इस तरह गुड प्रेसी है, उसकी भी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? टाइटल। प्रेसी में सबसे पहले जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो टाइटल है। टाइटल क्या होता है? बेसिकली ये जो आप पैराग्राफ की प्रेसी कर रहे होते हैं, तो उसको एक आप हेडिंग देते हैं, ठीक है ना? मेन हेडिंग देते हैं, उसको बेसिकली टाइटल कहते हैं। इट इज़ अ मस्ट पार्ट ऑफ अ प्रेसी राइटिंग। जो लोग कहते हैं कि प्रेसी टाइटल के बगैर भी हो सकती है, तो वो गलत है, उनका कांसेप्ट गलत है। टाइटल के बगैर प्रेसी होती ही नहीं है। इट इज़ अ मस्ट, जहाँ पे मस्ट आ जाता है तो मीन ये ऑब्लिगेशन बन जाती है, कंपल्सरी पार्ट बन जाता है। इट इज़ अ मस्ट पार्ट ऑफ प्रेसी राइटिंग। Every piece of pressy should be given a title, a heading, even it has not been asked for. आप आपसे एग्जामिनर पूछता है कि सजेस्ट एन एप्रोप्रिएट टाइटल या नहीं पूछता, उसने नहीं लिखा। ये आप पे लाजिम है, ये लाजिम मजलूम है कि आपने क्या करना है, उसका टाइटल लिखना है। प्रेसी का जो आप पैराग्राफ की प्रेसी कर रहे हैं उसका टाइटल मस्ट है। वो पूछता है या नहीं पूछता, वो आपने लिखना है। हाँ, प्लेस पे थोड़ा डिफरेंट राय हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं कि टाइटल लिखना कहाँ पे है। तो देयर आर टू वेज टू राइट अ टाइटल। आप स्टार्ट में भी लिख सकते हैं और आप लास्ट पे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो आप दोनों लिखते हैं, मतलब जो पहले वाले लिखते हैं वो भी ठीक है, जो लास्ट पे लिखते हैं टाइटल वो भी ठीक है। इसमें कोई ये नहीं है कि अगर आप पहले लिखते हैं तो गलत है और अगर लास्ट पे लिखते हैं तो वो गलत है। आप ऊपर भी लिख सकते हैं, स्टार्ट में भी लिख सकते हैं और उसको एंड करके भी लिख सकते हैं। द टाइटल और हेडिंग इज़ द प्रेसी ऑफ द प्रेसी। यानी कि जो आप प्रेसी कर रहे हैं, उसकी एक प्रेसी है। ठीक है ना? आपने उसको भी प्रेस कर दिया एक टाइटल में। जिस तरह में मैंने आपको कहा था कि जो आपका इंग्लिश एसे होता है, जब आप आउटलाइन लिखते हैं तो वो उसने उसका आपने क्या बना दिया, उसका आपने बेसिकली मैप बना दिया। तो जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो आपने जो एसे को बिल्कुल कंसाइज़ करके लिखते हैं। और इंट्रोडक्शन को भी जब आप कंसाइज़ करके लिखते हैं या आप पूरे थीसिस को कंसाइज़ करके लिखते हैं, वो थीसिस स्टेटमेंट में आ जाता है। तो इसी तरह क्या होता है, जब आप प्रेसी को ही प्रेसी कर देते हैं ना, तो वो टाइटल में आ जाती है। पहले तो क्या करते हैं, आप पैराग्राफ की प्रेसी करते हैं ना, और जब आप प्रेसी की ही प्रेसी कर देते हैं, मीन आप पूरी प्रेसी को एक टाइटल दे देते हैं, हेडिंग दे देते हैं, तो उसको बेसिकली क्या कहते हैं, टाइटल कहते हैं। टाइटल क्या है? टाइटल एक वर्ड हो सकता है, एक फ्रेज़ हो सकता है, और इवन शॉर्ट प्रेटी सेंटेंस कैन बी द टाइटल और हेडिंग। आप एक अल्फ़ाज़ लिख दें, एक वर्ड लिख दें, लफ्ज़ लिख दें, आप एक फ्रेज़ लिख दें, या आप प्रिटी शॉर्ट सेंटेंस, ये नहीं कि आपने पूरा लंबा सेंटेंस लिख दिया है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस लिख दिया है टाइटल में, तो वो एक मतलब सूटेबल वे नहीं है, प्लॉजिबल वे नहीं है टाइटल लिखने का। आप मुख्तसर करके आप छोटा-सा सेंटेंस लिख सकते हैं। एनकरेज किया जाता है कि फ्रेज़ में लिखा जाए, और ये भी नहीं अच्छा होता कि बिल्कुल एक वर्ड लिख दें। तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन हम थोड़ा अच्छे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना है। तो फ्रेज जो है ना, वो मिडल वे में जो अच्छा सजेस्ट किया जाता है कि आप फ्रेज लिखें। सो द गिवन पैराग्राफ इफ वेल स्टडीड एंड अंडरस्टूड वुड इटसेल्फ सजेस्ट द हेडिंग या टाइटल। अगर आपने पैराग्राफ को बड़े अच्छे तरीके के साथ पढ़ा है और उसको अंडरस्टैंड किया है, तो वो अल्टीमेटली आपके माइंड में उसका हेडिंग जो है ना, ये टाइटल है, वो सजेस्ट कर देगा। जब आप पैराग्राफ को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपके माइंड में अल्टीमेटली ये बात बैठ जाएगी कि ये किस चीज़ के बारे में है। वो जो आपका गिस्ट बैठेगा, कि निचोड़ बैठेगा कि ये किस चीज़ के बारे में है, वही आपका टाइटल होगा। और बाद औक़ात क्या होता है, पैराग्राफ में ही कहीं न कहीं टाइटल छुपा होता है। द राइटर शुड लोकेट द वेरी वर्ड और की फ्रेजेस। इट वुड जनरली बी फाउंड इन द ओपनिंग। आप ज़्यादातर क्या होता है, जब वो ओपन करता है अपने पैराग्राफ को, उसकी पहली दूसरी लाइन में ही वो जो मेन आइडिया को डिस्क्लोज़ कर देता है, ओपन कर देता है। या वहाँ से आप क्या करते हैं, टाइटल लेते हैं, या आप उसके कंक्लूडिंग सेंटेंसेस हैं, वहाँ से भी आप टाइटल कभी-कभार वो आपको मिल जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों ही जगह पे हो। एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेड किया जाता है कि यहाँ पे टाइटल वो दे देगा। उसके जो मेन आइडिया हैं यहाँ पे डिस्क्लोज़ हो जाएँगे।
लेकिन ये कहीं पे भी पाया जा सकता है। आपने इस बात में भूले नहीं रहना कि ये शुरू में होगा या लास्ट में होगा, ये मिडल में भी हो सकता है। सो टाइटल कहीं पे भी हो सकता है, स्टार्ट में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है और मिडल में भी हो सकता है। सेकंड रिक्वायरमेंट सेकंड रिक्वायरमेंट है कि आपने पर्सनल प्रोनाउन कौन-सा यूज़ करना है। तो आपने इसमें आई का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है ना? आपने वी का इस्तेमाल नहीं करना, आपने यू का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने बात करनी है तो थर्ड पर्सन में बात करनी है, ही, शी, दे इसके इसमें बात करनी है आपने, ठीक है ना? आपने आई का इस्तेमाल नहीं करना, आपने वी का इस्तेमाल नहीं करना, आपने यू का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है ना? इवन डायलॉग्स एंड स्पीचेस शुड बी रिपोर्टेड इन द थर्ड पर्सन, सही है ना? टेंस कौन-सा आपने इस्तेमाल करना है? टेंस बेसिकली ये एक जेनेरिक रूल है कि जिस टेंस में सॉरी पैराग्राफ को डिस्कस किया गया है, उसी टेंस में ही प्रेसी को आपने लिखना है। मिसाल के तौर पे अगर जो पैराग्राफ है वो प्रेज़ेंट में डिस्कस हुआ हुआ है, तो आपने प्रेसी भी उसी को प्रेज़ेंट में ही करना है। अगर वो पास्ट में हुआ हुआ है, तो आपने प्रेसी पास्ट में ही करनी है। अगर वो फ्यूचर में हुआ हुआ है, तो आपने प्रेसी भी फ्यूचर में करनी है। Generally, the précis is written in the past tenses, except in rare cases where the particular यहाँ पे particular होगा सॉरी words used by the author of the original passage are of utmost importance. जो author लिख रहा है अगर वो पास में लिख रहा है तो आपकी प्रेसी भी पास में होगी अगर वो प्रेजेंट में लिख रहा है तो आपकी प्रेसी भी प्रेजेंट में होगी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टाइटल की बात की सेकंड पे हमने पर्सन की बात की थर्ड पे हमने टेंस की बात की अब फॉर्म ऑफ स्पीच कौन सी यूज करनी है ठीक है ना? A précis is always in indirect form of speech, except in very, very rare cases where full justice can't be done to the author of the original passage without incorporating the few words in the précis in their original form. Indirect form of speech में आपने बात करनी है, आपने डायरेक्ट बात नहीं करनी, ठीक है ना? जो इनडायरेक्ट सेंटेंसेस होते हैं, आपने वो यूज़ करने हैं, आपने डायरेक्ट सेंटेंसेस यूज़ नहीं करने। और इसकी लेंथ क्या है? जो सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स का जो है कैंडिडेट्स का अराइज़ होता है, वो पूछते हैं, पोज़ करते हैं कि प्रेसी की लेंथ क्या होनी चाहिए? If the pressy writer is not required to adhere to particular length or number of words, the golden rule is to limit the pressy to one third of the length of the original passage given. मिसाल के तौर पे वो आपको नहीं कहता कि आपने इतनी प्रेसी करनी है। वो आपको ओपन क्वेश्चन दे देता है कि आप इसकी प्रेसी करें। वो नहीं बताता कि इसको 1/3 करें, रिड्यूस करें, इसको 1/2 करें, 1/4 करें या इसको हाफ करें, जो भी करें, वो नहीं बताता। वो आप पे छोड़ देता है, ओपन एंडेड बता देता है कि आप इसकी प्रेसी करें। तो ये आप पे लाज़िम है कि आप उसका 1/3 लिखेंगे। मिसाल के तौर पे अगर वो पूरा पैराग्राफ है वो 120 वर्ड्स का है, तो आप उसको 1/3 करेंगे तो क्या बनेगा 40 वर्ड्स में आपने उसकी प्रेसी लिखनी है। 40 से 45 हो सकते हैं, 38 मतलब राउंड अबाउट आपने उसको लगा के लिखना है, ठीक है ना? मिसाल के तौर पे अगर 180 वर्ड्स की है तो आप उसको क्या करेंगे आपके 60 वर्ड्स होने चाहिए, 65 से 55 वर्ड्स के दरमियान-दरमियान जो एवरेज बनती है, ये उसकी लेंथ होनी चाहिए। अच्छा लास्ट पे हिंट्स फॉर राइटिंग गुड प्रेसी आपने अगर गुड प्रेसी लिखनी है तो उसके लिए हिंट्स क्या होने चाहिए? सबसे पहले तो आपने क्या करना है जब आपको पैराग्राफ दिया गया है, जो आपका पैसेज गिवन है प्रेसी के लिए, उसको आपने एटलीस्ट 3 टाइम्स आपने ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है ना? आप एक दफ़ा पढ़ेंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगी, क्योंकि थोड़ा फिलोसॉफिकल होते हैं। आप दूसरी दफ़ा पढ़ेंगे, आपको कुछ चीज़ें समझ में आएँगी। आप तीसरी दफ़ा पढ़ेंगे, आपको थोड़ा और क्लैरिटी होगी, ठीक है ना? एट लीस्ट आपने 3 टाइम्स उस पैसेज को पढ़ना है। अंडरस्टैंड द गिवन पैसेज वेल। जब आपको पैसेज समझ नहीं आएगा, तो आप ऐसे नहीं लिख सकेंगे। सो एट लीस्ट 3 टाइम्स आपने उस पैसेज को पढ़ना है। सेकंड काम आपने कौन-सा करना है? सेकंड काम यू आर सपोज्ड टू मार्क और अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स और आइडियाज़। जब आप पढ़ रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी कि मेन पॉइंट्स कौन से डिस्कस कर रहा है। आपने उसको क्या करना है, वहीं पे पेपर पे आपने अंडरलाइन करना है या आपने लास्ट जो आपको आंसर शीट मिली है, उसके लास्ट पे आपने जो रफ सा बनाना है स्केच, उस पे ऊपर आप लिखें। उन मेन वर्ड्स को, उन मेन पॉइंट्स को, जो मेन आइडियाज़ को उनको लिखें। फिर क्या करें? प्रिपेयर अ रफ ड्राफ्ट इन योर ओन वर्ड्स अवॉइडिंग एवरी सुपरफ्लुइटी। आपने वो इडियोमैटिक एक्सप्रेशन को अवॉइड करना है, सिंपल अपनी लैंग्वेज में एक रफ ड्राफ्ट बनाना है, लास्ट पेजेज़ पे, ठीक है ना? वहीं पे नहीं बनाना, थोड़ा वो इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता।
आपने लास्ट पेजेस पे उसको रफ ड्राफ्ट बनाना है, अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करना है, जो आपको चीज़ें समझ आ रही हैं कि ये मेन पार्ट है इसके, और ये मेन इसके आर्गुमेंट्स हैं, उनको आपने जो एक रफ ड्राफ्ट बनाना है लास्ट पेजेस पे। गिवन ओनली द व्यूज ऑफ द ऑथर ऑफ द पैसेज। आपने अपनी तरफ से एक बात भी ऐड नहीं करनी। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपने जब प्रेसी को अटेम्प्ट करना है, तो उस पैराग्राफ के अलावा आपके माइंड में कोई पैराग्राफ नहीं होना चाहिए, कोई आइडिया नहीं होना चाहिए, कोई आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए। उसी पैराग्राफ के आर्गुमेंट्स, उसी पैराग्राफ के आइडियाज आपने डिस्कस करने हैं अपनी प्रेसी में। अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, और ना ही आपने उस जो पैसेज है उसके जो मेन आर्गुमेंट्स हैं या मेन आइडियाज है उनको ओमिट करना है, ठीक है ना? Don't add ideas from yourself, as I have already discussed that you are not supposed to add your own ideas, ठीक है ना? अपने से बातें नहीं लिखनी प्रेसी में। प्रेसी पहले ही बहुत मुख्तसर होती है, उसमें इतना गुंजाइश नहीं होती कि आप अपने से बातें लिखें। यूज़ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, यानी कि थर्ड पर्सन आपने इस्तेमाल करना है। इनडायरेक्ट फॉर्म स्पीच जो है उसको इस्तेमाल करना है, और आई वी से अवॉइड करना है, यू से भी अवॉइड करना है। मार्क द सेंट्रल आइडिया इन ईच पैराग्राफ। अगर पैराग्राफ ज़्यादा हैं प्रेसी के, मिसाल के तौर पे 3-4 पैराग्राफ गिवन है, तो आपने क्या करना है, हर पैराग्राफ में उसका सेंट्रल आइडिया को मार्क करना है, ठीक है ना? पहले पैराग्राफ गिवन है तो उसमें आपने क्या करना है, सेंट्रल आइडिया को निकाल लेना है। सेकंड पैराग्राफ में सेंट्रल आइडिया को निकाल लेना है। थर्ड पैराग्राफ में, इस तरह फोर्थ पैराग्राफ में सेंट्रल आइडिया को निकाल लेना है। फिर क्या करना है, इसमें इसको सेंट्रल आइडिया निकाल लेंगे, फिर उसके फेवर में आर्गुमेंट्स हैं वो निकाल लें, और इस तरह आपको उनको लिखते जाएँ, ठीक है ना? एक रफ ड्राफ्ट बनाते जाएँ। रिवाइज़ योर ड्राफ्ट कीपिंग इन व्यू द अबव पॉइंट्स। जो आपने ऊपर पॉइंट्स नोट किए हैं, जो आपने अंडरलाइन किए हैं, मार्क किए हैं, सेंट्रल आइडिया निकाला है, उसको आपने माइंड में रखना है, और आपने रफ ड्राफ्ट बनाना है, और लास्ट पे आपने उसको कंप्लीट लिख देना है। डोंट फॉरगेट टू गिव अ सूटेबल टाइटल। टाइटल के बगैर आपकी प्रेस ही उड़ जाएगी, ठीक है ना? टाइटल 5 मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स का होता है, और बाकी जो प्रेस होती है वो 15 मार्क्स की होती है। बहुत अच्छे से अच्छा कोई अगर प्रेसी लिखता है ना सीएसएस के एग्जाम में, अच्छे से अच्छे प्रेसी को 12 मार्क्स मिलते हैं, टाइटल और प्रेसी के साथ दोनों मिला के 12 टू 13 मार्क्स, ठीक है ना? तो अगर 5 नंबर वहां से आपने गुम कर दिए तो यू आर गोइंग टू फेल योर प्रेसी राइटिंग विदाउट अ सूटेबल टाइटल, ठीक है ना? तो सूटेबल टाइटल के बगैर आप प्रेसी को फेल कर देंगे। आपने बोलना नहीं है कि आपने सूटेबल टाइटल लिखना है। अगर बोलने की कोशिश करते हैं तो आप फर्स्ट में टाइटल लिखते हैं, उस अपनी आदत बना लें कि मैं स्टार्ट में ही उस टाइटल को लिख दूं। सो आई मैंने ये एक प्रेसी उठाई है, एक पैराग्राफ है, ठीक है ना? तो इस पैराग्राफ की हम नेक्स्ट प्रेसी भी करते हैं। सो मैं इसको आई एम गोइंग टू रीड अलाउड, ताकि आपको इस चीज़ की समझ आ जाए। मैंने स्क्रीनशॉट लिया है और इसको यहाँ पे लगाया है। वी शुड फेस फैक्ट्स एज दे एग्जिस्ट। वी आर multilingual, it is true, and a very poor country too. The fear of getting employment or not getting employment springs out of that poverty of ours. But once we took courage in both our hands and began to work, poverty would vanish. And then those languages which have created a narrow regional spirit instead of being the curse that they seem to us today would function as magnificent vehicles of expression for the rich variety of cultural patterns and modes of living and thought that we have developed. Let us hope that they dawns very soon. A regional language as the medium of instructions can facilitate the process of education. It helps the child to learn with ease and interest. But if it is a thrust on an unwilling minority used to another allied language, it can vitiate the very process of education. It is supposed to help and would create difficulties of socio-political nature. अब अपने माइक अनम्यूट करें। सर। आप बताएंगे पैराग्राफ किसके बारे में, थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ आइडिया आया है जी सर। किसके बारे में इरफान? सर ये तकरीबन मतलब पॉवर्टी के हिसाब से बात कर रहा है तो और खुशदिल? इसमें मतलब जी सर, लग तो ऐसे ही रहे पॉवर्टी के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पे इसमें आपको मेंशन हुआ रीजनल है लैंग्वेज नजर नहीं आ रही? रीजनल लैंग्वेज भी आ रही है सर। ये सर ये रीजनल लैंग्वेज पे काम बात कर रहा है, मेन जो इसका आइडिया है वो रीजनल लैंग्वेज पे है।
अच्छा सो लेट्स प्रिसाइज इट। हम इसकी प्रेसी करते हैं, फिर आपको इसकी थोड़ी समझ आ जाएगी। पॉइंट्स फॉर प्रेसी राइटिंग। अब जो हमने इस पैराग्राफ से पॉइंट एक्सक्लूड किए हैं, निकाले, एक्सट्रैक्ट किए हैं, सॉरी, कि एक तो वो बता रहा है कि जो कंट्री उसकी है वो मल्टीलिंगुअल है और पुअर कंट्री है, ठीक है ना। सेकंड वो बता रहा है वंस वी वाइप आउट पॉवर्टी द लैंग्वेजेस कैन बी अ ग्रेट एसेट टू अस। वो कहता है कि अगर हम पॉवर्टी को खत्म करते हैं तो जो हमारी लैंग्वेजेस हैं, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, कैन बी अ ग्रेट एसेट टू अस। थर्ड, अ रीजनल लैंग्वेज कैन enable द चाइल्ड टू लर्न विद ease एंड इंटरेस्ट। If the language is forced upon the unwilling population, it checks rather than help the process of education. बिल्कुल, आपके सिंधी लैंग्वेज है, आपको लैंग्वेज इशू का पता है। सिंधु देश की भी बातें होती हैं, यहाँ पे सराइकिस्तान की बातें होती हैं, यहाँ पे उर्दू स्पीकिंग की बात होती है। तो वो बेसिकली इस चीज़ के बारे में बात कर रहा था कि अगर आप पहले हम पॉवर्टी को खत्म कर देते हैं ना, तो फिर रीजनल लैंग्वेज को हम क्या कर सकते हैं, इसको पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, ठीक है ना। रीजनल लैंग्वेज का जो रोल है, वो आसानी वो क्या करता है, वो बेसिकली चाइल्ड को इनेबल करता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं पंजाबी हूँ, तो अगर मेरी जो एजुकेशन है वो उसमें पंजाबी लेके आ जाए, तो मैं आसानी से चीज़ों को समझ लूँगा, ठीक है ना। मेरा इंटरेस्ट उसमें डेवलप होगा। अगर आप सिंधी हैं और आपकी जो बेसिक एजुकेशन है वो सिंधी में कर दी जाए, तो वो आपके लिए आसानी होगी, वो आपको समझने में आसानी होगी, आपको उसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा। अगर एक बलोची है, तो उसका जो बलोची प्राइमरी लेवल कर दिया जाए, तो उसको चीज़ें समझने में आसानी होगी। तो वो कहता है कि पहले तो हमारी कंट्री गरीब है, ठीक है ना? तो इस वजह से रीजनल इश्यूज़ पैदा होते हैं, रीजनल लैंग्वेजेज़ के इश्यूज़ पैदा होते हैं। तो हम पहले पॉवर्टी को खत्म कर देते, तो फिर क्या होगा? लैंग्वेजेज़ कैन बी अ ग्रेट एसेट टू अस, ठीक है ना? रीजनल लैंग्वेज। तो वो कह रहा है, फिर वो बात कर रहा है रीजनल लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस पे कि किस तरह रीजनल लैंग्वेज सिग्निफिकेंट है इंटरेस्ट पैदा करने में, चाइल्ड को एजुकेशन सिखाने में, एजुकेशन में किस तरह उसका रोल है। बाद में वो एक और कंट्रेरी बात करता है कि अगर लैंग्वेज को आप फोर्स करते हैं, मिसाल के तौर पे ऊपर सिंधी के ऊपर आप कहते हैं कि उसको पंजाबी में पढ़ाओ, तो वो क्या करेगा, वो बजाय इसके कि वो रिजल्ट प्रोड्यूस करे, वो उल्टा उसके गले पड़ जाएगा, ठीक है ना। इट चेक्स रादर देन हेल्प द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तो वो उसको समझ ही नहीं आएगी जब आप इन्फोर्स कर रहे हैं उसके ऊपर लैंग्वेज, कोई और लैंग्वेज, ठीक है ना। तो इसको हम प्रेसी करते हैं। अब पहले आपने इसी तरह जब मैंने पॉइंट्स निकाले हैं प्रेसी राइटिंग के, आपने पैराग्राफ को पढ़ना है, उसके पॉइंट्स निकालने हैं और फिर आपने प्रेसी करनी है। Our country, though poor, yet has many languages. If with effort and dedication we are able to wipe out poverty, these languages will become a great asset. यहाँ पे poverty के आगे कॉमा होना था और टी जो है वो छोटा होना था। A regional language can help the child in picking the things easily. A regional language only produces negative impacts when it is forced upon the people to adopt that ultimately checks the very process of education. अब बिल्कुल एक पूरा पैराग्राफ को हमने थोड़ा समराइज करके, थोड़ा कंसाइज करके लिख दिया है, ठीक है ना। और देखें ना, उसकी जो बात को हमने निगेट भी नहीं किया, उसकी कोई बात एक्सक्लूड नहीं की, ठीक है ना। उसकी उसकी ही बातें हैं, लेकिन अल्फाज हमारे हैं, आइडियाज़ उसी के हैं, हमने उसको डिस्कस किया है बिल्कुल ब्रीफ करके, ठीक है ना? और हमने एक टाइटल दिया है एजुकेशन एंड रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक है ना? तो इस तरह आपने प्रेसी करनी है। यहाँ तक कोई बात आपके पल्ले पड़ी है प्रेसी की? जी सर। कोई क्वेश्चन प्रेसी ये के सर रेलेवेंट? क्वेश्चन तो कोई नहीं, बट हमारी तरफ से थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर। आवाज़ नहीं आ रही। मैंने कहा सर, क्वेश्चन कोई नहीं, समझ आई हैं चीजें जो आपने समझाई हैं, हाँ, हाँ। लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है।